वेलकम ऑल माय डियर स्टूडेंट। तो आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है रे ऑप्टिक्स। ठीक है, लिखो हेडिंग रे ऑप्टिक्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है। ओके, इस पे सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं आपके नीट और जेई में। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं टॉपिक की इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन तो सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे व्हाट इज मीन बाय ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स का क्या मतलब होता है। तो एक चीज समझो बेटा, द स्टडी ऑफ लाइट इज कॉल्ड एज ऑप्टिक। लिखो, द स्टडी ऑफ लाइट, द स्टडी ऑफ लाइट इज कॉल्ड ऑप्टिक्स। तो लाइट के बारे में स्टडी करना उसको क्या बोलते हैं? ऑप्टिक्स। द स्टडी ऑफ लाइट इज कॉल्ड एज ऑप्टिक्स। ठीक है, अब कई बार आपने देखा होगा जो हमारे गॉगल्स या चश्मे की दुकान होती है ना, उस पर लिखा होता है द ऑप्टिकल शॉप। ठीक है ना, तो स्टडी ऑफ लाइट इज कॉल्ड एज ऑप्टिक। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर लाइट मतलब क्या? तो आपने स्कूल में लाइट की डेफिनेशन पढ़ा होगा कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मेक्स ऑब्जेक्ट विजिबल। साउंड पढ़ा होगा, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ हियरिंग। तो अब आप कॉलेज में आ गए हो ना, तो ऐसी छोटे बच्चों की तरह डेफिनेशन लिखोगे तो नहीं चलेगा। तो लाइट के लिए आपको पहले समझना होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ओके, यह मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम मतलब ऐसे वेव्स जिनको प्रोपगेट होने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, उनको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो ऐसे टोटल कितने वेव्स होते हैं? 5-7 वेव्स होते हैं डिपेंडिंग अपॉन वेवलेंथ रेंज। तो उनके लिए एक हिंट है। क्या हिंट है? गाड़ी, ओके सॉरी, गाड़ी XUV का मॉडल है ना, गाड़ी XUV इन माय रेंज। ठीक है, तो गाड़ी फॉर गैमा रेज, कौन से रे? गैमा रे। X फॉर X रे, U फॉर UV लाइट, V फॉर विजिबल लाइट, I फॉर इंफ्रारेड रेज, M फॉर माइक्रोवेव्स और R फॉर रेडियो वेव्स। समझ रहे हो? तो इतने सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, इनकी जो एक रेंज बन रही है, रेंज ऑफ वेवलेंथ, दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब अगर आप ऊपर से नीचे आओगे, गामा रे, एक्स रे, यूवी लाइट, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड रीजन, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, तो इनकी जो वेवलेंथ है, वेव की वेवलेंथ है, वो वेवलेंथ इंक्रीज होती है। अब वेवलेंथ बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी घटेगी, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती है। ठीक है, अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो यहाँ पर है विजिबल लाइट। कौन सी लाइट? विजिबल लाइट। अब विजिबल लाइट में अगर आप देखोगे तो विजिबल लाइट और व्हाइट लाइट इज मेड अप ऑफ 7 कलर। कितने कलर से बनती है? 7 कलर से। कौन कौन से? VIBGYOR। तो इनकी क्या स्पेशलिटी है? ये जो विजिबल लाइट होता है, इससे हमें चीज़ें दिखती हैं। अब ये बोर्ड हमें दिख रहा है बिकॉज ऑफ लाइट। लाइट बंद कर दोगे तो बोर्ड दिखेगा क्या? नहीं। तो लाइट की डेफिनेशन कुछ इस तरह से करनी है। द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, दैट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विच प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ विजन, जिसकी वजह से हमें दिखाई देता है, उसको क्या बोलेंगे? लाइट बोलेंगे। ओके, तो वी मतलब वायोलेट लाइट, वायोलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। अब इनकी जो वेवलेंथ है एक रफली वैरी होती है 4000 एंगस्ट्रॉन टू 8000 एंगस्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का मिडल वाला जो पार्ट है, विजिबल लाइट वाला, जिनसे हमें चीजें दिखाई देती है, उनको क्या बोला जाता है? लाइट। तो हाउ विल यू डिफाइन लाइट? तो लाइट की डेफिनेशन क्या होगी? देखो, डेफिनेशन ऑफ लाइट, डेफिनेशन दैट part
ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विच इज विजिबल, ऐसे भी बोल सकते हो, जो हमें दिखाई देता है, दैट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विच इज विजिबल इज कॉल्ड लाइट, विच इज विजिबल बोलो या विच प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ विजन बोलो, ओके ओके। तो इसको हम क्या बोलेंगे, लाइट, विच इज विजिबल इज कॉल्ड एज लाइट, और बिकॉज ऑफ विच वी कैन सी द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज लाइट, तो उसको क्या बोलेंगे, लाइट। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आई, अच्छे से लिख लो। तो अभी तक हमने क्या क्या सीखा, ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स क्या होता है, स्टडी ऑफ लाइट इज कॉल्ड एज ऑप्टिक्स। और लाइट क्या होता है ये समझने से पहले आपको एक चीज समझनी होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम वो होता है कुछ रेज से, इन सभी रेज को प्रोपगेट होने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, इनको बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। गामा रे, एक्स रे, यूवी लाइट, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड रेज, माइक्रोवेव्स और रेडियो वेव्स, ये वेव्स होते हैं जिनको प्रोपगेट होने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, इनको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इसका जो मिडल वाला पोर्शन है विजिबल लाइट, इसमें 7 कलर्स होते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इस तरह से ये बनता है। तो इतने पार्ट को हम लाइट बोलते हैं और इसी पर हम काम करने वाले हैं। सो द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विच इज विजिबल या फिर बिकॉज ऑफ विच वी कैन सी द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज लाइट, उसको क्या बोलते हैं, लाइट। और जिस भी फिजिक्स के ब्रांच में हम लाइट के बारे में पढ़ाई करते हैं उसको बोलते हैं ऑप्टिक्स। क्या बोलते हैं, ऑप्टिक्स, ओके। अब होता क्या है, हमारे पास लाइट के कितने कलर है, 7 कलर है, ओके। तो द ह्यूमन आईज, ओके, और द आईज आर मोस्टली सेंसिटिव टू येलो कलर। कौन सा कलर, येलो कलर। तो हमारी जो आंख होती है दे आर मोस्ट सेंसिटिव टू येलो कलर। तो अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे किसका, सेंसिटिविटी, तो कौन सा कलर हम अच्छे से देख सकते हैं या दूर से देख सकते हैं या आराम से देख सकते हैं, वर्सेस वेवलेंथ, सेंसिटिव वर्सेस वेवलेंथ। तो जो येलो कलर आएगा उसको हम बहुत अच्छी तरीके से देख सकते हैं और उसके आगे वाले भी कलर अच्छे से नहीं देख सकते, उसके पीछे वाले कलर भी अच्छे से नहीं देख सकते। तो ये कौन सा कलर होगा, येलो कलर की सेंसिटिविटी सबसे ज़्यादा होती है। ये होगा वायोलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, रेड। तो ना तो हम लाल कलर को अच्छे से देख सकते हैं ना तो वायोलेट को देख सकते हैं, येलो कलर को सबसे अच्छा हम देख सकते हैं। ठीक है, तो आईज आर मोस्टली सेंसिटिव टू और मोर सेंसिटिव टू येलो कलर, एंड लीस्ट सेंसिटिव टू वायोलेट, रेड। तो दूर से हमें वायोलेट और रेड कलर दिखाई नहीं देगा, ओके, ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है। बिकॉज ऑफ दिस रीजन व्हीकल्स आर पेंटेड और कोटेड विथ येलो कलर, ओके, येलो कलर। ठीक है, वो पीके में है ना आमिर खान हेलमेट येलो कलर का पहन के घूमता है, तो क्या बोलता है वो, भगवान को मैं दूर से दिखाई दूंगा। तो वैसे मोस्ट सेंसिटिव टू येलो कलर, ओके। उसके बाद सोडियम लैंप, रास्ते पर जो लगाए हुए स्ट्रीट लैंप जो होते हैं ना वो सोडियम लैंप होते हैं, उसको सोडियम वेपर लैंप बोलते हैं। सोडियम वेपर लैंप ये भी क्या इमिट करते हैं, येलो लाइट। कौन सी लाइट इमिट करते हैं, येलो लाइट। कौन सी लाइट इमिट करते हैं, येलो लाइट। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं क्या मीनिंग होता है, कितने टाइप होते हैं ऑप्टिक्स के। तो लाइट के बारे में स्टडी करने को हम क्या बोलेंगे, ऑप्टिक्स। अब ये जो ऑप्टिक्स होता है ना बेटा, ऑप्टिक्स के होते हैं 2 टाइप, ओके। एक होता है रे ऑप्टिक्स जो हमारे चैप्टर का नाम है, और दूसरा होता है वेव ऑप्टिक्स, ये भी है हमारे सिलेबस में लेकिन एक अलग टॉपिक है। ठीक है, तो एक होता है रे ऑप्टिक्स और दूसरा होता है वेव ऑप्टिक्स। अब इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड लोग ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स भी बोलते हैं, ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स। ठीक है, ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स। तो दोनों में हम लाइट ही स्टडी करते हैं, लेकिन फ़र्क क्या होता है समझना। तो यहाँ पर रे ऑप्टिक्स में जो ऑब्जेक्ट होता है, मतलब जिस पे हम लाइट डाल रहे हैं या जिससे रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन हम स्टडी कर रहे हैं, ओके। तो द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट
size of object is much greater than wavelength of light। अब wavelength क्या होती है? 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉन, और एंगस्ट्रॉन का मतलब क्या होता है? 1 एंगस्ट्रॉन is equal to 10 to the power minus 10 मीटर, याद रखो। 1 एंगस्ट्रॉन is equal to 10 to the power minus 10 मीटर। तो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज मच ग्रेटर देन वेवलेंथ ऑफ लाइट। यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट का साइज होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे? मिरर यूज़ करेंगे, मिरर, या फिर लेंस, ठीक है, या फिर प्रिज्म, या फिर माइक्रोस्कोप। तो ऐसी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे किसमें? रे ऑप्टिक्स में। तो हमारे चैप्टर का टॉपिक ही है मिरर, लेंस, प्रिज्म, माइक्रोस्कोप, ये सारी चीज़ें। ओके, और अगर साइज जो है बहुत कम है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज वेरी स्मॉल। अब कितना स्मॉल, और कंपेरेबल विथ वेवलेंथ। अब इसमें आप क्या पढ़ोगे? फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट, ये सारी चीज़ें। इसमें क्या होगा? होल होगा, बहुत बारीक, एकदम पिन होल, एक बारीक सा होल होगा, या फिर उसको क्या बोलेंगे? अपार्चर बोलेंगे, अपार्चर, बहुत बारीक चीज़ें होंगे। ओके, तो ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। मोस्टली इसमें कौन से फिनोमिनन होते हैं, सिर्फ नाम बता रहा हूँ मैं, आप ज़्यादा टेंशन मत लेना, बहुत बेसिक से शुरू किया है हमने चैप्टर। तो इसमें इंटरफेरेंस फिनोमिनन होगी, पढ़ेंगे डिटेल में, ये टॉपिक में पढ़ेंगे। सिर्फ याद रखो, इंटरफेरेंस होती है, या फिर डायफ्रैक्शन होता है, या फिर पोलराइजेशन होता है, ठीक है। तो ये सारे फिनोमिनन हम किस में पढ़ने वाले? रे ऑप्टिक्स में। लेकिन हमारे टॉपिक का नाम क्या है? रे ऑप्टिक्स, या इसको हम क्या बोलते हैं? ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स। तो इसके बारे में हम डिटेल स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। अब दूसरा फर्क अगर मैं आपको बताऊं, तो इसमें जो होता है, जो फिनोमिनन हो रही है, दे आर द फिनोमिनन कैन बी सीन, या फिर फिनोमिनन जो कुछ भी हो रहा है, फिनोमिनन कैन बी विजिबल विथ नेक्ड आइज, खुली आंखों से हम देख सकते हैं, विदाउट एनी काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ओके, नेक्ड आइज, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो तो माफ कर देना बेटा, नेक्ड आइज। ओके, फिनोमिनन्स कैन बी विजिबल विथ नेक्ड आइज, फिनोमिनन को हम नेक्ड आइज से देख सकते हैं विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंट। यहां पर फिनोमिनन कैन नॉट बी सीन विथ नेक्ड आइज। फिनोमिनन, ये जो फिनोमिनन होते हैं बेटा, इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये नेक्ड आइज से हम देख नहीं सकते, अरे यहाँ पर ऐसे नहीं देख सकते, ठीक है ना। फिनोमिनन्स आर नॉट सीन विथ नेक्ड आइज। तो हमें क्या करना होता है? इंस्ट्रूमेंट वगैरह कुछ यूज करना होता है। ओके, तो नेक्ड आइज से हम फिनोमिनन को नहीं देख सकते, किसमें? वेव ऑप्टिक्स में। नेक्ड आइज में नहीं देख सकते, नेक्ड आइज से हम इसको नहीं देख सकते, ठीक है। तो इतनी चीजें समझ गई, ठीक है। पॉज करके इसको अच्छे से लिख लो। लिख लिया? चलो लिख लिया, हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो अब हमें इसमें बेसिकली चैप्टर के स्टार्टिंग में दो चीज़ें सीखनी है, एक तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और दूसरा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो आज के लेक्चर में हम रिफ्लेक्शन डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो लिखो, हेडिंग लिखो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ने के लिए 2-3 टर्मिनोलॉजीज मैं आपको बता दूं, ठीक है। सबसे पहले तो एक चीज याद रखो, लाइट में एक एबिलिटी होती है, लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ, इट इज कॉल्ड एज रे ऑफ लाइट। क्या बोला जाता है उसको? रे ऑफ लाइट। सिंपल सी चीज है बेटा, लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन straight line path called ray of light। उसको क्या बोलते हैं? रे ऑफ लाइट। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? दिस इज माई रे ऑफ लाइट, ठीक है। अब जब लाइट इमिट होगी तो 1 रे 2 रे ऐसी थोड़ी इमिट होगी, बहुत सारे रेज इमिट होंगे ना। तो बहुत सारे रेज अगर इमिट हो रहे हैं तो उसको बोला जाता है बीम ऑफ लाइट। क्या बोला जाता है? बीम ऑफ लाइट। तो सेकंड वन
बीम ऑफ लाइट। अब ये सिंपल सी चीज़ें है बेटा, अब जिसको पता है, जिसको एडवांस चीज़ें चाहिए वो थोड़ा सा वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं। ओके, सो द बंडल ऑफ रे ऑफ लाइट इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट। उसको क्या बोलते हैं? बीम ऑफ लाइट। ठीक है, तो बीम ऑफ लाइट होती है कुछ इस तरह से, दिस इज माई बीम ऑफ लाइट। तो बहुत सारे रे ऑफ लाइट होंगे तो उसको बोलेंगे बीम ऑफ लाइट। अब बीम ऑफ लाइट कई तरह की होती है, अगर ऐसी निकाल लोगे आप तो इसको बोलेंगे पैरेलल बीम ऑफ लाइट, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। ओके, और पैरेलल बीम ऑफ लाइट कहाँ से आती है? सोर्स एट इन्फिनिटी। अगर इन्फिनिटी पर सोर्स है आपका तो बीम कैसे आती है लाइट की? पैरेलल। जैसे सन से अर्थ तक लाइट कैसे आती है? पैरेलल बीम के फॉर्म में आती है। कैसे? पैरेलल बीम के फॉर्म में आती है। ओके, और मान लो ऐसी है, यहाँ पर सोर्स रखा है तो यहाँ से जो लाइट निकल रही है ऐसी, ओके, तो ये दूर जा रही है ना सोर्स से। ओके, तो ये सोर्स इन्फिनिटी पर है तो ऐसी पैरेलल बीम आ रही है। सोर्स अगर फाइनाइट डिस्टेंस पे है तो इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट, डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट। ये जो बीम है कैसी है? डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट है। अब ये किसी पॉइंट पे पहुंच रही है, मान लो यहाँ पर एक पॉइंट है तो पॉइंट की तरफ ये कॉन्वर्ज कर रही है, तो ऐसे बीम को बोलते हैं कॉन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट। कौन सी? कॉन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट। तो बेसिक सी चीज़ें बता रहा हूँ मैं आपको, बीम ऑफ लाइट। तो ये बीम कौन सी है? कॉन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट। कौन सी बीम है? कॉन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट। ठीक है, हो गया? चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं रिफ्लेक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्शन क्या होता है? 10th में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, तो वेरी सिंपल सी चीज़ें बताऊंगा, इंटरेस्टिंग सी चीज़ें बताऊंगा, समझना। तो रिफ्लेक्शन और उसके कुछ लॉज होते हैं, वो दोनों भी हम कवर कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं, रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखना बेटा, अब रिफ्लेक्शन क्या होता है समझना, समझो। तो रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन देखो, रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं? व्हेन रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन, देखो डेफिनेशन लिखो, स्टैंडर्ड डेफिनेशन, व्हेन रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन रिफ्लेक्टिंग surface turn back or bounce and bend other side of normal। लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, अभी जस्ट हमने स्टार्ट किया है नीट का प्रिपरेशन, तो ये चीजें लिखते जाओ, कंसेप्ट बिल्ड होगा। ठीक है ना? व्हेन रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाउंस एंड बेंड ऑन अदर साइड ऑफ नॉर्मल इज कॉल्ड, इसको क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बेस्ट एग्जांपल क्या है? रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर। तो हमारा मिरर कैसे होता है? दिस इज आवर रिफ्लेक्टिंग सरफेस। एक ग्लास लेते हैं हम, ग्लास के एक साइड को पॉलिश कर लेते हैं हम, ये वाला साइड पॉलिश होता है, और दूसरे साइड को हम सिल्वर्ड कर देते हैं। ठीक है, तो ये बन गया हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, तो ये मेरा इंसिडेंट रे होता है, इंसिडेंट रे, ऑब्लिकली इंसिडेंट रे, इसको बोलता हूं मैं इंसिडेंट रे। बेटा आराम से, कोई गड़बड़ नहीं है हमें। ठीक है, इंसिडेंट रे। अब जहां पर भी ये इंसिडेंट हुआ है उसको बोलूंगा मैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से सरफेस पे अगर मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया तो दिस इज माय नॉर्मल। ये क्या होता है मेरा? नॉर्मल। अब इंसिडेंट रे ने नॉर्मल के साथ जो एंगल किया उसको बोलता हूं मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ऐसे इंसिडेंट होने के बाद ये ऐसे वापस जाता है, ये हो गया मेरा इंसिडेंट रे, ये हो गया मेरा रिफ्लेक्टेड रे। कौन सा रे? रिफ्लेक्टेड रे। अब ये जो मेरा एंगल होता है इसको मैं बोलता हूं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल मेड बाय रिफ्लेक्टेड रे विथ नॉर्मल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंड इफ दिस एंगल इज कॉल्ड एज ग्लांसिंग एंगल, इसको क्या बोलते हैं? ग्लांसिंग एंगल। तो छोटी सी टर्मिनोलॉजीज है ये। एंगल आई क्या है मेरा? एंगल आई है एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे विथ नॉर्मल। और एंगल आर क्या है मेरा?
एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, समझना बेटा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल मेड बाय रिफ्लेक्टेड रे विथ नॉर्मल इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और थीटा जी क्या है मेरा, ग्लांसिंग एंगल। कौन सा एंगल, ग्लांसिंग एंगल। एंड फ्रॉम फिगर इट इज क्लियर दैट आई प्लस थीटा जी इज इक्वल टू 90 डिग्री। वेरी सिंपल ना, आई प्लस थीटा जी कितना है मेरा, 90 डिग्री। एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस ग्लांसिंग एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। परफेक्ट, ठीक है, इतनी चीजें समझ गई। ओके, ठीक है। अब देखो, व्हेन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस, जब रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है ना, क्या होता है रिफ्लेक्शन, एक सरफेस पे लाइट इंसिडेंस हुई और वापस गई, लाइट इंसिडेंस हुई और वापस गई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो क्या क्या होता है, ओके व्हेन अ रे इंसिडेंट, ओके ठीक है। तो फिर उसके बाद द फ्रीक्वेंसी कॉमा वेवलेंथ ऑफ लाइट डज नॉट चेंज। तो रिफ्लेक्शन की वजह से ना तो इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, ना ही इसकी वेवलेंथ चेंज होगी। मान लो आपने येलो लाइट इंसिडेंट किया, तो रिफ्लेक्टेड भी क्या होगा, येलो ही होगा। तो इसकी और इसकी ना तो वेवलेंथ चेंज होगी, ना ही फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, ठीक है। तो सिंपल सी चीज़ है, रिफ्लेक्शन की वजह से फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ चेंज नहीं होती। तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ चेंज नहीं होगी तो स्पीड भी चेंज नहीं होगी, ओके। तो स्पीड ऑफ लाइट डज नॉट चेंज, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन के वजह से ना तो फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, ना ही वेवलेंथ चेंज होगी, ना ही लाइट की स्पीड चेंज होगी, ठीक है। अब उसके बाद इंटेंसिटी चेंज होगी कि नहीं, या कितनी चेंज होगी, इंटेंसिटी चेंज डिपेंड ऑन टाइप ऑफ सरफेस। तो आप जो सरफेस यूज कर रहे हो वो सरफेस कैसा है। अगर वो सरफेस रफ है तो ज्यादा लाइट एब्सॉर्ब करेगा, कम इंटेंसिटी रिफ्लेक्ट करेगा। वो सरफेस पॉलिश है, चमक रहा है, तो इंटेंसिटी डिक्रीज कम होगी, ठीक है ना। तो इंटेंसिटी कितनी चेंज होगी, वो जिस सरफेस से लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। ये जो आप सपोज ऐसे लाइट वेव आपने बताया, तो ये जो डिस्टेंस होता है इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड भी अब जिस प्रोपोर्शन में इंटेंसिटी डिक्रीज होगी उस प्रोपोर्शन में एम्पलीट्यूड डिक्रीज होगा। इंटेंसिटी कम होना मतलब एम्पलीट्यूड कम होना। एम्पलीट्यूड चेंज अल्सो डिपेंड या डिक्रीज, एम्पलीट्यूड डिक्रीज भी बोल सकते हो, ओके। एम्पलीट्यूड या इंटेंसिटी चेंज के बजाय डिक्रीज बोलो, इंक्रीज तो नहीं हो सकता, डिक्रीज, ओके। यहाँ पे चेंज के बजाय मैं क्या बोलूंगा, डिक्रीज बोलूंगा, डिक्रीज, ओके। अल्सो डिपेंड ऑन टाइप ऑफ सरफेस, समझ में आया। तो जहां पर रिफ्लेक्शन हो रहा है, रिफ्लेक्शन की वजह से फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, वेवलेंथ चेंज नहीं होगी, स्पीड चेंज नहीं होगी, लेकिन इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड कितना कम होगा वो सरफेस कौन से टाइप का है उस पर डिपेंड करता है। रफ सरफेस है तो ज्यादा चेंज होगा। और याद रखो, इंटेंसिटी आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। बहुत जगह काम आएगा, रिलेशन है, याद कर लो। इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। हो गया, ठीक है। चलो ये रब कर देता हूं मैं। अब मुझे लिखना है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या लिखना है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन के 3 लॉ है बेटा। कितने लॉ है, 3 लॉ। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलते हैं। पहला लॉ सिंपल सा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा कैसे रहेगा, सेम, ऑलवेज। हर तरह के सरफेस के लिए, सिर्फ प्लेन के लिए नहीं, कहीं पर भी रिफ्लेक्शन होने दो, कॉनकेव सरफेस पे, कॉन्वेक्स सरफेस पे, स्पेरिकल सरफेस पे, रफ सरफेस पे, कहीं पर भी होने दो, कहीं पर भी रिफ्लेक्शन हो रहा है तो ये लॉ ओबे होगा, ठीक है। अब जैसे कि मान लो मैं आपको प्लेन सरफेस का बता देता हूं। सपोज माई सरफेस इज प्लेन, ठीक है। तो ये मेरा इंसिडेंट रे है। तो इंसिडेंट रे निकालते ही मैं पहले नॉर्मल बना लूंगा, फिर उसके बाद एंगल ऑफ इंसिडेंस मेजर करूंगा, फिर इतने ही एंगल पे मैं दूसरा रे ट्रेस करूंगा और ये हो जाएगा मेरा रिफ्लेक्टेड रे। सो दिस इज माय इंसिडेंट रे, दिस इज माय रिफ्लेक्टेड रे फॉर प्लेन सरफेस। सपोज माय सरफेस इज कॉनकेव,
लाइक दिस। ओके, ये मेरा सिल्वर्ड सरफेस है, ये मेरा रिफ्लेक्टिंग पॉलिश सरफेस है। तो यहाँ पर ऐसे रे इंसिडेंट हुआ, तो इंसिडेंट रे के बाद तुरंत मैं क्या करूँगा, नॉर्मल ड्रॉ करूँगा। जिस पॉइंट पे इंसिडेंट हुआ वहाँ से मैं सरफेस पे ड्रॉ करूँगा परपेंडिकुलर, और ये एंगल मेजर कर लूँगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब यहाँ से मैं रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ करूँगा सेम एंगल पे, जितना मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस है उतना ही मेरा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। दिस इज़ माई रिफ्लेक्टेड रे। तो सपोज मेरा सरफेस कॉन्वेक्स है, तो ये मेरा सिल्वर्ड सरफेस है। अब मेरा रे यहाँ पर इंसिडेंस हुआ और यहाँ पे मैं ड्रॉ कर दूंगा सरफेस से नॉर्मल, ये एंगल मेजर करूंगा मैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इतने ही एंगल पे मैं रिफ्लेक्ट कर दूंगा। दिस इज माई एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो किसी भी तरह के सरफेस के लिए ये लॉ फॉलो होगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन हमेशा ये चीज़ फॉलो करता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये फर्स्ट लॉ हो गया। अब दूसरा लॉ जो होता है नंबर 2, सेकेंड लॉ, ये क्या बोलता है कि जो इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज इन सेम प्लेन। ये एक ही प्लेन में होता है। इसका क्या मीनिंग होता है, मान लो ये मेरा रे ऐसे इंसिडेंट हुआ, इंसिडेंट रे, तो रिफ्लेक्टेड रे इसी बोर्ड के प्लेन में जाएगा, मतलब ये ऐसे ही जाएगा, ये ऐसे बाहर नहीं आ सकता, समझ रहे हो, ये ऐसे ही जाएगा। मान लो इंसिडेंट रे मेरा ऐसा है, समझना बेटा, इंसिडेंट रे मेरा ऐसा है, तो रिफ्लेक्टेड रे इधर नहीं आ सकता, रिफ्लेक्टेड रे इधर ही जाएगा, ये प्लेन में, समझ रहे हो। तो इंसिडेंट रे ऐसा है तो रिफ्लेक्टेड रे ऐसे ही जाएगा, ऐसे बाहर आ सकता है या पीछे जा सकता है क्या, नहीं। तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एक ही प्लेन में होंगे, ये उनका प्लेन होगा, ये प्लेन में रहेंगे वो। वैसे ऐसे प्लेन में नहीं रह सकते या पीछे वाले प्लेन में नहीं रह सकते, प्लेन ऑफ द बोर्ड। और अगर इंसिडेंट ऐसे होगा तो रिफ्लेक्टेड भी ऐसे होगा, ऐसा थोड़ी आएगा, एक ही प्लेन में रहेंगे। ओके, और तीसरी चीज इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे लाइज ऑन अपोजिट साइड ऑफ नॉर्मल। तो नॉर्मल के अपोजिट साइड में होंगे कौन, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के अपोजिट साइड में रहेंगे। हमेशा कैसे रहेंगे, नॉर्मल के अपोजिट साइड में रहेंगे। ठीक है, इतनी चीजें हो गई बेटा, अच्छे से समझ लो, हमेशा नॉर्मल के अपोजिट साइड में रहेंगे। ठीक है, हो गया, चलो ठीक है। अब और एक चीज समझो बेटा, मैं लेक्चर ले रहा, नीचे जाओ। ठीक है, सो दीज आर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, अब इसके बाद एक स्पेशल पॉइंट। अब देखो बेटा, मीडियम दो तरह के होते हैं, रिफ्लेक्शन दो तरह के मीडियम से होता है। एक होते हैं डेंसर मीडियम, ओके, डेंसर मीडियम लाइक वॉल, ग्लास या मिरर। ठीक है, और दूसरा होता है रेरर मीडियम लाइक एयर, कुछ भी हो सकता है, एयर, ऐसे रेरर मीडियम। तो लाइट अगर डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट हुई तो इसका जो फेज चेंज है, मतलब एंगल में का जो चेंज है, फेज चेंज कितना होगा, 180 डिग्री, जाकर वापस आ रही है, तो फेज चेंज बाय 180 डिग्री, या इसको हम बोलते हैं पाई रेडियन। और अगर राइट का रिफ्लेक्शन रेरर मीडियम से हो रहा है, किससे हो रहा है, रेरर मीडियम से हो रहा है, तो यहाँ का जो फेज चेंज है, फेज माने एंगल, फेज चेंज है वो 0 होगा, मतलब फेज चेंज नहीं होगा, 0 डिग्री बोलो या 0 रेडियन बोलो। तो अच्छे से याद रखना कि लाइट अगर डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट हो रही है तो फेज चेंज नहीं होगा, सॉरी रेरर मीडियम से हो रही है तो फेज चेंज नहीं होगा, और लाइट अगर डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट हो रही है तो फेज चेंज कितने से होगा, 180 डिग्री बोल सकते हो या पाई रेडियन बोल सकते हो। ठीक है, ये चीज़ें भी हमने क्लियर कर ली। अब इसमें एक स्पेशल केस हम पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं नॉर्मल इंसिडेंस। क्या बोलते हैं, नॉर्मल इंसिडेंस, लिखो नॉर्मल इंसिडेंस मतलब क्या होता है, मान लो आपके पास 3 तरह के सरफेस हैं। एक है प्लेन, दिस इज योर प्लेन सरफेस। उसके बाद दूसरा है कॉनकेव, दिस इज योर कॉनकेव सरफेस, कॉनकेव, एंड थर्ड वन इज कॉन्वेक्स। ओके, एक बार चेक कर लो, ये चीज़ दिख रही है कि आपको, कॉन्वेक्स, परफेक्ट। ठीक है, तो ये सरफेस है हमारा कॉन्वेक्स, बराबर। तो सपोज ये रे ही नॉर्मल इंसिडेंस हो रहा है, परपेंडिकुलर हो रहा है सरफेस को,
तो नॉर्मल इसी पर आएगा, ये मेरा इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे है। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल यहीं पर है, इंसिडेंट रे यहीं पर है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 0। तो रिफ्लेक्शन एंगल, रिफ्लेक्टेड रे उसी पर वापस आएगा, जिस पे गिरा उसी पर वापस आएगा, बिकॉज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑल्सो 0। तो ये मेरा इंसिडेंट रे है, ये मेरा रिफ्लेक्टेड रे है। अगर इंसिडेंट रे सरफेस से नॉर्मल है तो रिफ्लेक्टेड रे उसी पर आ जाएगा, इसको बोलते हैं नॉर्मल इंसिडेंस। ठीक है, अब स्पेरिकल सरफेस पे कैसे करेंगे देख लो। हमेशा याद रखो, हमेशा याद रखो, फॉर स्पेरिकल मिरर बोलो या सरफेस बोलो, मिरर, नॉर्मल ऑलवेज पास थ्रू सेंटर ऑफ स्पीयर। ठीक है, तो ये अगर मेरा इंसिडेंट रे है, नॉर्मल इस पर ही आएगा इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे इसी पर वापस आएगा। तो यहाँ पर एंगल आई कितना है 0, तो एंगल आर भी कितना हो जाएगा 0। ठीक है, अब ये मेरा अगर इंसिडेंट रे है, समझना इंसिडेंट रे ऐसे, अब नॉर्मल मैं कहाँ से ड्रॉ करूँगा, सेंटर, ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, उसी पर नॉर्मल होगा मेरा। तो जैसे इंसिडेंस हो वैसे ही ये वापस आ जाएगा। तो ये मेरा इंसिडेंट रे था, ये मेरा रिफ्लेक्टेड रे था, एंड इट शुड फॉलो दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 0, सो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑल्सो 0। तो इसको बोलते हैं नॉर्मल इंसिडेंस। क्या बोलते हैं, नॉर्मल इंसिडेंस। ठीक है, नॉर्मल इंसिडेंस लिख लो, पॉज करके अच्छे से लिख लो। तो नॉर्मल इंसिडेंस में एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों कैसे होते हैं, सेम होते हैं। कैसे होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, चलो अब इसके बाद पढ़ते हैं इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। ठीक है, इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। ओके, तो किसी चीज की इमेज कैसे फॉर्म होती है ये पहले समझते हैं। तो इमेज का क्या मतलब होता है, इमेज का क्या मतलब होता है। अब इमेज दो तरह की होती है बेटा, एक होती है रियल इमेज, एक होती है वर्चुअल इमेज। आपने पढ़ा होगा रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। तो इमेज बनने के लिए दो रेज एक दूसरे से क्रॉस होना बहुत ज़रूरी होता है। जब दो रेज होंगे, इमेज बनाने के लिए कम से कम दो रेज चाहिए। कितने रेज चाहिए, दो रेज चाहिए। ठीक है, तो होता क्या है, कोई ऑब्जेक्ट हमें कब दिखाई देता है, सपोज हम यहाँ पर है, तो ऑब्जेक्ट हमारी आंखों के वजह से नहीं दिखाई देता, ऑब्जेक्ट लाइट के वजह से दिखाई देता है। तो कहाँ से सोर्स से लाइट आएगी, लाइट इस पे गिरेगी, इस पे गिरने के बाद ये लाइट रिफ्लेक्ट होके हमारे आंख के अंदर जाएगी। हमें क्या लगेगा कि ये ओरिजिनेट कर रहा है, ये ओरिजिनेट कर रहा है, तो इसकी ये ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देगा बिकॉज ऑफ दिस रेज, ये जो रेज हमारे आंख के अंदर जा रहे हैं। तो अब मैंने लाइट अगर बंद कर दी तो रेज पे इंसिडेंट होगा क्या, नहीं, तो ऑब्जेक्ट आपको दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो कम से कम कितने रेज लगते हैं, दो रेज लगते हैं। ठीक है, तो दो रेज अगर मीट हो रहे हैं तो उसकी इमेज हम देख सकते हैं। ठीक है, तो रेज दो तरीकों से मीट हो सकते हैं, एक एक्चुअल मीट, एक्चुअली अगर रेज मीट हो रहे, प्रैक्टिकली फिजिकली वहां पर मीट हो रहे, तो इमेज मिलेगी रियल। कौन सी मिलेगी, रियल इमेज। और रियल इमेज की स्पेशलिटी क्या होती है, हम इसको स्क्रीन पे ले सकते हैं, स्क्रीन पे प्लेस कर सकते हैं। और वर्चुअल इमेज जो होती है, रेज आर अपियर टू मीट, एक्चुअली मीट हो रहे हैं, बताऊंगा मैं, रेज आर अपियर टू मीट। ओके, रेज आर अपियर टू मीट, यहाँ पर रेज एक्चुअली मीट हो रहे हैं तो रियल इमेज बनती है। रियल इमेज को हम स्क्रीन पे ले सकते हैं। और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है। कैसी होती है, इन्वर्टेड, उल्टी। ओके, और वर्चुअल इमेज, रेज अपियर टू मीट, एक्चुअली मीट नहीं होते, अपियर टू मीट होते हैं, और अपियर टू मीट होते हैं और इसको हम स्क्रीन पे नहीं ले सकते। ठीक है, तो इतनी चीजें समझ लो। अब शुरू करते हैं इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। ठीक है, इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। ओके, लिखो, हेडिंग लिखो, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। ठीक है, तो प्लेन मिरर किस तरह की इमेज बनाता है। ओके, समझना बेटा, देखो दो तीन चीजें समझो। पहले मान लो ये मेरा प्लेन मिरर है। ओके, तो पहले केस में मैं क्या करता हूं, पॉइंट ऑब्जेक्ट लेता हूं। कौन सा ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सपोज ये मेरा पॉइंट ऑब्जेक्ट है O। ओके, ये मेरा डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिरर से है मेरा सपोज D इज माई डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। ओके,
तो इमेज बनाने के लिए मुझे 2 रेज चाहिए। कितने रेज चाहिए? 2 रेज। तो पहले वाला मैं रे ऐसे ले लूँगा, ये मेरा इंसिडेंट रे हो जाएगा। ओके, इसको मैं एक्सटेंड कर देता हूँ पीछे। अब मैं ये मेरा इंसिडेंट रे हो गया। अब मैं रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ करने के लिए सरफेस से परपेंडिकुलर बनाऊंगा, इसको बोलूँगा मैं नॉर्मल। फिर ये एंगल मेजर करूँगा मैं, इसको बोलूँगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। फिर इतने ही एंगल पे मैं क्या करूँगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ले लेके, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ करूँगा। ठीक है, अब दूसरा रे क्या करूँगा मैं, ये ले लेता हूँ। सपोज ये रे है मेरा, 2 रे चाहिए ना हमें, तो यहाँ पर मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया। ये मेरा इंसिडेंट रे है, ये मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। अब इतने ही एंगल पर मैं क्या करूँगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ले लेके रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ करूँगा। ठीक है, अब ये 2 रे कहीं पर मीट होंगे क्या? नहीं मीट होंगे। एक्चुअली मीट होंगे क्या? नहीं मीट होंगे। तो अब मैं क्या करूँगा, इनको अगर मैंने पीछे एक्सटेंड किया, इन रेस को अगर मैंने पीछे एक्सटेंड किया कुछ इस तरह से, तो यहाँ पर इसकी इमेज बन जाएगी आई। अब मुझे बताओ, ये रेज क्या एक्चुअली मीट हो रहे हैं? नहीं। इसको अगर बैकवर्ड हम एक्सटेंड करेंगे तो ऐसे लग रहा है कि यहाँ से रेज ओरिजिनेट हो रहे हैं। तो ये जो इमेज बनी, ऐसे इमेज को बोलते हैं वर्चुअल इमेज। कौन सी इमेज? वर्चुअल इमेज। ठीक है, तो यहाँ पर मैं प्रॉपर्टीज लिखते जाता हूँ। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज, प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज formed by प्लेन मिरर। तो मेरा जो प्लेन मिरर है वो जो इमेज बना रहा है उनकी प्रॉपर्टीज। पहला, नंबर 1, द इमेज इज ऑलवेज वर्चुअल। ऑलवेज वर्चुअल। ओके, द इमेज इज ऑलवेज वर्चुअल। तो जो प्लेन मिरर इमेज बना रहा है वो ऑलवेज कैसे रहेगी? वर्चुअल रहेगी। ठीक है, ये समझ में आया आपको? ओके, ये हमेशा कैसे रहेगी? वर्चुअल रहेगी। अब दूसरी चीज समझो, मिरर के सामने जितने डिस्टेंस पर मेरा ऑब्जेक्ट है, मतलब ये डिस्टेंस मेरा d, उतने ही डिस्टेंस पर मिरर के अंदर, मिरर के पीछे मत बोलो, मिरर के अंदर मेरी इमेज बन जाएगी। तो ये d और ये d कैसे होता है? सेम होता है। इसका प्रूफ भी दे दूंगा मैं आपको, डोंट वरी। तो सेकंड वन, द परपेंडिकुलर, कौन सा डिस्टेंस बेटा इंपॉर्टेंट है? क्यों इंपॉर्टेंट बताता हूं मैं। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर is equal to perpendicular distance of image inside mirror। तो मिरर के अंदर, मतलब मिरर से इमेज जितने परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे उतने ही डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है। मतलब मिरर से ऑब्जेक्ट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस और इमेज का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे रहेगा? सेम रहेगा। ठीक है, अब इसका प्रूफ देखो बेटा, चलो देखो। अब देखो, इसका प्रूफ कर देता हूं मैं। ये दोनों डिस्टेंस सेम हम दिखाते हैं, कैसे आएगा समझ लेना। ठीक है, तो क्या करता हूं मैं, देखो ये मेरा मिरर है। ठीक है, दिस इज माई ऑब्जेक्ट ओ। तो एक मैं परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। तो पहला रे ये मैं ले लूँगा इंसिडेंट रे। अब दूसरा ये रिफ्लेक्टेड रे। कैसे ड्रॉ किया मैंने? यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ किया। मान लो ये मेरा एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। ये पहला हो गया। ओके, तो दूसरा रे मैं नॉर्मल ले लेता हूँ। ये इंसिडेंट रे मेरा नॉर्मल इंसिडेंट हुआ ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0। तो जिस पाथ पे गया उसी पाथ पे वापस आ जाएगा। ये मेरा इंसिडेंट रे, ये मेरा रिफ्लेक्टेड रे, ये मेरा इंसिडेंट रे, ये मेरा रिफ्लेक्टेड रे। अब ये रेज तो कहीं पर इधर मीट नहीं होने वाले, तो इनको अगर मैंने बैकवर्ड एक्सटेंड किया तो ये यहीं पर कहाँ मिलेंगे और यहाँ मुझे इमेज मिलेगी। रेज आर नॉट एक्चुअली मीटिंग, दे आर appear to be originating from this point, so such point is called as image and this is virtual image। ठीक है, तो मान लो ये मेरा डिस्टेंस है a और ये मेरा डिस्टेंस है b। तो मुझे प्रूव करना है कि a इज इक्वल टू b। a इज इक्वल टू क्या है? b। आराम से प्रूव कर दूँ। देखो बेटा, वाह, यहाँ पर ये z बन रहा है, ये z बन रहा है, तो ये एंगल थीटा, तो ये भी एंगल कितना? थीटा, अल्टरनेट एंगल। ठीक है, अब इसको अगर मैं एक्सटेंड कर लूँगा तो ये देखो, हाँ, ये एंगल और ये वाला एंगल, ये एंगल और ये वाला अपोजिट एंगल, ये भी एंगल क्या हो जाएगा? थीटा। अब यहाँ पर भी z बन रहा है, देखो ये z, तो ये एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा मेरा? थीटा। अब ये थीटा है, ये थीटा है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? दिस इज 90 माइनस थीटा। ये एंगल कितना हो जाएगा? दिस इज 90 माइनस थीटा। अब ये जो दो ट्रायंगल है, ओ इसको नाम दे देंगे सपोज PQ, OPQ और IPQ, ये दोनों ट्रायंगल कैसे हैं?
इक्वल है ओके। और इसमें साइड भी कॉमन है, तो ये दोनों ट्रायंगल कैसे है, इक्वल है ओके। तो अब क्या करेंगे, देखो तो दोनों ट्रायंगल इक्वल है तो अपन इसके साइड क्या लिख सकते हैं, इक्वल लिख सकते हैं ओके। तो कॉन्ग्रुएंट भी बोलते हैं इनको। तो ट्रायंगल POQ इज कॉन्ग्रुएंट विथ ट्रायंगल PIQ। तो POQ और PIQ दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, ASA से, एंगल साइड एंगल से ओके। तो मैं इसके साइड से इक्वल लिख सकता हूं। तो OQ इज इक्वल टू IQ। तो OQ कितना है मेरा A, IQ कितना है मेरा B, तो आ गया ना। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ इमेज इनसाइड द मिरर, आप ऐसे बोल सकते हो ठीक है। चलो अब उसके बाद और एक पॉइंट इमेज मैं आपको ड्रॉ करके बताऊंगा, पॉइंट ऑब्जेक्ट की इमेज ठीक है। कैसे समझना, सपोज मैंने क्या किया, मिरर को ऐसे इंक्लाइंड रखा, ये मेरी सिल्वर साइड है, ये मेरी रिफ्लेक्टिंग साइड है, ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पर रखा ओ। तो इस सिचुएशन में क्या करोगे, ऐसे करोगे, दिस इज द डिस्टेंस परपेंडिकुलर, ये बिहाइंड, यहाँ पे इसकी इमेज मिलेगी, ऐसे होगा क्या, नहीं। क्यों नहीं होगा ऐसे, बिकॉज हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट और इमेज में से जो लाइन जा रही है दैट लाइन शुड बी परपेंडिकुलर टू द मिरर, ठीक है, परपेंडिकुलर है, परफेक्ट ओके। तो पहले से ही पता होगा यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पर इसकी इमेज है ओके, बिकॉज ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस कैसे है, सेम है। अब इसकी रे डायग्राम ड्रॉ करना चाहते हो तो बिल्कुल ड्रॉ करो, ये मेरा इंसिडेंट रे है। अब हमें पता है ये रेज कहाँ से जाने वाला है, ये इमेज से जाने वाला है, तो पहले ही पास करो, यहाँ से भेज दो ओके। वेरीफाई करना चाहते हो तो यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ करो, तो ये एंगल और ये एंगल कैसे आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। एक रे हो गया, दो चाहिए ना, अब दूसरा यहाँ पर ले लो ओके। अब हमें पता है पीछे एक्सटेंड किया तो ये कहाँ से जाने वाला है, इसके अंदर से जाने वाला है, ये रिफ्लेक्टेड रे। वेरीफाई करना चाहते हो यहाँ से एक नॉर्मल ड्रॉ करो, तो 100% ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा, दोनों एंगल कैसे होने चाहिए, सेम। तो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट की क्या मिल गई, पॉइंट इमेज, क्या मिल गई, पॉइंट इमेज ठीक है। अब दूसरी चीज़ हो गया, चलो ठीक है। अब क्या करेंगे हम, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की इमेज ड्रॉ करेंगे, किसकी, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की। अब एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट माने पॉइंट नहीं, बड़े वाले ऑब्जेक्ट, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट ठीक है। मान लो ये आपका मिरर है, ये आपका मिरर है और आपको क्या करना है, एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, इसका नाम है AB, इसकी इमेज आपको प्लॉट करनी है। तो सिंपल इसको दो पॉइंट की तरह ट्रीट करो ओके। तो ये डिस्टेंस मेजर करो आप D, इतने ही डिस्टेंस पे आपको A की इमेज मिल जाएगी A', ये डिस्टेंस मेजर करो आप D, इन दिस केस बोथ डिस्टेंस आर सेम, तो इसकी इमेज यहाँ पर मिल जाएगी आपको B' ओके। तो ये ऐसे इसकी इमेज बन गई ठीक है। तो AB की इमेज बन गई A', B'। अब रे डायग्राम ड्रॉ करना चाहते हो तो रे डायग्राम के लिए दो रे चाहिए, दिस इज इंसिडेंट रे। अब रिफ्लेक्टेड रे एक्सटेंड बैकवर्ड करने के बाद 100% इसमें से पास होने वाला है, तो पहले ही पास करो और बाद में रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ करो। ये हो गया एक रे। दूसरा रे सिंपल ले लो, आसान, नॉर्मल इंसिडेंस, इंसिडेंट रे, रिट्रेस द सेम पाथ, अब पीछे बढ़ाने पर ये यहाँ पर मीट होंगे ठीक है। अब दूसरा इसका ड्रॉ करना चाहते हो तो ये हो गया अपना इंसिडेंट रे ठीक है। अब रिफ्लेक्टेड रे हमें पता है बैकवर्ड एक्सटेंड करने पे इसमें से पास होने वाला है, बिकॉज ऑलरेडी हमने इमेज प्लॉट कर ली है ठीक है। और दूसरा रे कौन सा ले लोगे, ये इंसिडेंट रे मेरा ओके, रिट्रेस द सेम पाथ, दैट इज रिफ्लेक्टेड रे, बैकवर्ड एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये AB की इमेज मिल गई A', B', समझ रहे हो। तो इस तरह से आप एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की भी इमेज बना सकते हो ठीक है। अब उसके बाद सपोज ये सारी चीज़ें लिखते चलो बेटा, अच्छे से ड्रॉ करते चलो, इससे थोड़ा सा फील आते जाएगा आपको। अब इसके बाद सपोज हमने क्या किया, एक इंक्लाइंड ऑब्जेक्ट रखा, तो भी आप आराम से इसका ड्रॉ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम आपको आना नहीं चाहिए। ये हमारा प्लेन मिरर है ओके। तो मैंने अगर ऑब्जेक्ट इस तरह से रखा, दिस इज माई A एंड दिस इज माई B, सिंपल सा लॉजिक यूज़ करना है। मिरर से ऑब्जेक्ट जितने डिस्टेंस पर है उतने ही डिस्टेंस पे उसकी इमेज मिलेगी। तो A की इमेज मिल गई A', ये जितने डिस्टेंस पर है, ये जितने डिस्टेंस पर है उतने ही डिस्टेंस पे B की इमेज मिल गई B'। अब इसको सिंपली आपको ज्वाइन कर लेना है ऐसे ठीक है। अब रे डायग्राम ही ड्रॉ करना है,
तो आपको 2 रे लेने पड़ेंगे। ये पहला रे, अब हमें पता है बैकवर्ड एक्सटेंड करने के बाद इसको इसमें से पास होना है, तो पहले ही बैकवर्ड एक्सटेंड कर लो, तो ये होगा इसका रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। दूसरा रे सिंपल ले लेना, नॉर्मल इंसिडेंस वाला, ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, दोनों को पीछे बढ़ाएंगे तो डेफिनेटली ये यहाँ पर मिलने वाला है। अब इसके ले लेना आराम से, ये रे है, ये हो गया हमारा इंसिडेंट रे। अब इसको पीछे एक्सटेंड करोगे तो ये कहाँ से जाने वाला है, डेफिनेटली बी में से जाने वाला है, तो ये ऐसे होगा, दिस इज़ आवर इंसिडेंट रे, दिस इज़ आवर रिफ्लेक्टेड रे। अब ये इंसिडेंट रे है, नॉर्मल इंसिडेंस, वैसे ही रिट्रेस करेगा पाथ, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल इंसिडेंस वाला केस, तो यहाँ पर मिलेगा। तो इस तरह से ये बन गई इसकी रे डायग्राम। तो यहाँ से क्या हो रहा है क्लियर कि भाई जितना आपका डिस्टेंस होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का कहाँ से, मिरर से, उतना ही मिरर के अंदर उसका डिस्टेंस हो जाएगा, मिरर के अंदर या मिरर के पीछे भी बोल सकते हो, लेकिन पीछे बोलना गलत होगा, मिरर के अंदर। ठीक है, अब उसके बाद में इस पर कुछ प्रॉब्लम भी आते हैं, जैसे कि वॉच प्रॉब्लम, या उसको क्या बोलते हैं हम, टाइम प्रॉब्लम। ठीक है, तो मान लो क्या दिया गया है, एक मिरर है और एक घड़ी है, वॉच। अब ये घड़ी में क्या है बेटा, 9 बजे, कितने बजे, 9 बजे ना, 9, ठीक है, इसमें टाइम कितना हुआ, 9 हुआ है। तो इसके इमेज में कितना टाइम होगा, ऐसे प्रॉब्लम पूछेंगे आपको, तो आपको क्या करना है, गोल की इमेज कैसे आएगी, गोल ही आएगी। ठीक है, अब ये जो सेंटर, इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम, इसको मैं सेंटर ओ बोल देता हूँ, ओ। अब इसके बाद ये वाला पॉइंट जो है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस इतना है, तो इतने ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे यहाँ होगा। ये डिस्टेंस मेजर करो ना, देखो सिंपली क्या करेंगे हम, ये ऐसे स्केल से भी मेजर कर सकते हो आप, ये ऐसे ऐसे लगा के यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक, तो इसका इमेज मिल गया आपको यहाँ पे। तो ये इसको पॉइंट बोलता हूँ मैं ए, और इसको बोलता हूँ मैं बी, तो ए की इमेज मिलेगी यहाँ पर, ए डैश, इसको एक्सटेंड कर लो ऐसे। अब ये बी, इसका डिस्टेंस, यहाँ मिलेगा ये क्या, बी डैश। ठीक है, तो ये अगर 9 बजे, तो ये कितने बजेंगे, 3 बजेंगे, कितने बजेंगे, 3 बजेंगे। ठीक है, अब इसके लिए एक सुपर ट्रिक है बेटा, आराम से समझो। आपको अगर पूछा जाए कि भाई घड़ी में इतने बज रहे हैं तो इमेज में कितने बजेंगे, तो जो घड़ी का टाइम है वो क्या करना है, आपको माइनस कर देना है, किस में से, 12.00.00 में से जो टाइम गिवन इन वॉच, ये है टाइम इन इमेज ऑफ वॉच। तो जो घड़ी के इमेज में टाइम हो रहा है वो 12 माइनस टाइम गिवन इन वॉच होता है। अब इसको अगर आपको कन्वर्ट करना है तो 11, एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60, 0 माइनस ये कर सकते हो, या फिर ऐसे भी कर सकते हो 11:59, तो एक मिनट ना, तो कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड, माइनस यहाँ का टाइम माइनस कर लेना। फॉर एग्जांपल मान लो अगर आपसे पूछा जाए कि आपके घड़ी में 2:40 और 35 सेकंड हुए हैं, तो इसके इमेज में कितने बचेंगे, तो आप क्या करो, सिंपली इसको 11:59 60, 12 बजे को क्या लिख सकते हो, 11:59 60 सेकंड। ओके, सब्सट्रैक्शन इजी हो जाएगा, माइनस 2 40 35, तो कर लेना आप, 35 40 50 60, तो 25 सेकंड होंगे, 25 59 में से 40 गए, 40 50 60 मतलब 19, और 11 में से 2 गए, कितने बजेंगे, 9। ठीक है, तो सिंपली इसको वेरीफाई करेंगे हम, 9 के 3 कैसे हो रहे हैं, तो 12.00.00 माइनस 9 माइनस यहाँ पर कितने बजे थे, 9, 9.00.00 ऑब्जेक्ट में कितने, मतलब घड़ी में कितने बजे इतने, तो इमेज में कितने बजेंगे, 12 में से 9 गए, 3, डेफिनेटली 3 बज गए ना। ठीक है, तो इस तरह से आप ये वॉच प्रॉब्लम भी या क्लॉक प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हो। तो ट्रिक क्या है, 12 में से इसका टाइम आपको क्या करना है, माइनस करना है, क्या करना है, माइनस करना है। ओके, ठीक है, इतना क्लियर हो गया, चलो ठीक है। अब इस पे थोड़ी सी और 2 प्रॉब्लम हम कर लेंगे, और उसके बाद कुछ इंटरेस्टिंग सी चीज़ें और कुछ इंटरेस्टिंग से प्रॉब्लम इस पे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, मान लो आपके घड़ी में बचा है, एग्जाम्पल नंबर 1, 3:45 15 सेकंड, तो इसके इमेज में कितने बजेंगे, और दूसरा एग्जाम्पल
11:17:35। ठीक है, तो क्या है इसकी हिंट, आपको क्या करना है 11, 59, 60 में से जो टाइम दिया गया है वो माइनस करना है। 3, 45, 15, तो 60 में से 15 गए कितने बचते 45। 59 में से 45 गए, 9 में से 5 गए 4, 5 में से 1 गया, 4 गया 1, 14, 5 और 4 9, 4 और 1 5, परफेक्ट। 11 में से 3 गए 8, तो इतना बजेंगे इमेज में। ठीक है, अब ये कई बार इसमें आ जाता है, आपके MPSC टाइप क्वेश्चन में भी ये पूछ लेते हैं। ठीक है, तो आपकी इसको ट्रिक पता होना ज़रूरी है। ओके, अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, क्या करना है 11, 59, 60 में से ये माइनस कर देना है 11, 17, 35, तो ये 15। ठीक है, और 59 मतलब कितने हो जाएंगे, तो 17, 7, 8, 9, 2, 5 में से गया 4, 42, और 11 में से गया 0। 0 मतलब कितना होता है 12, 12:42, 15 सेकेंड हो जाएंगे। ठीक है, हो गया। चलो, तो अब लास्ट एक पॉइंट इसमें देख लेते हैं, कौन सा, देखो आराम से समझो कि जो इमेज बनती है प्लेन मिरर में, वो इमेज कैसी होती है, लैटरली इन्वर्टेड होती है। लैटरली इन्वर्टेड मतलब इमेज का जो राइट साइड है वो ऑब्जेक्ट का लेफ्ट साइड होता है, और जो ऑब्जेक्ट का लेफ्ट साइड है वो इमेज का राइट साइड होता है। कौन सा साइड होता है, राइट साइड होता है। ठीक है, समझना, आराम से समझना। देखो क्या करेंगे हम, अगर कैपिटल R की इमेज आप क्या करेंगे मिरर में देखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो हाँ, तो दिस इज माय लेफ्ट साइड एंड दिस इज माय राइट साइड। ठीक है, तो इसका ये जो ऑब्जेक्ट है इसका परपेंडिकुलर, तो इसकी इमेज ऐसे बनेगी। ठीक है, तो ये राइट वाला साइड कहां पर आ गया, लेफ्ट में आ गया। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम, ये जो लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम होना चाहिए। तो लेफ्ट का किधर चला जाएगा, राइट में चला जाएगा। तो इस कंसेप्ट को बोलते हैं लैटरल इन्वर्जन। ओके, सो द इमेज फॉर्म बाय, तीसरी प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी क्या थी, द इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल, ऑलवेज वर्चुअल। सेकंड प्रॉपर्टी क्या थी, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ object from mirror is equal to the perpendicular distance of image in the mirror, from the mirror, in the mirror या behind the mirror बोल दो, चलो ठीक है ना। So the image formed by mirror, the image formed by mirror is laterally inverted, laterally inverted, laterally inverted। इसका मीनिंग क्या होता है, that is left side of object, left side of object turned into right side of image and vice versa, and vice versa। ठीक है, चलो लिख लो, अच्छे से लिख लो पॉज करके। सिंपल सी चीज़ समझेंगे, सबसे पहले समझेंगे रियल एंड वर्चुअल स्पेस। तो रियल और वर्चुअल स्पेस क्या होता है, देखो अब एक चीज़ समझना, ये सपोज आपका मिरर है, तो ये जो मिरर के सामने वाली जगह है जहाँ पर आप ऑब्जेक्ट रखने वाले हो और रखने के बाद एक्चुअली रेज आने वाले हैं, तो ये अपना रियल स्पेस है। कौन सा स्पेस है, रियल स्पेस, जहाँ पर रिफ्लेक्टेड रेज आने वाले हैं। लेकिन एक वर्चुअल इमेजिनरी स्पेस, ये पीछे है ना, वर्चुअल स्पेस, वर्चुअल स्पेस। अब इसको दो तरीक़ों से आप क्रिएट कर सकते हो, एक तो मिरर के पीछे भी बोल सकते हो, लेकिन पीछे बोलना गलत होगा, मिरर के अंदर करेक्ट होगा। तो ये वर्चुअल स्पेस है। एक्चुअली है क्या, मतलब वहाँ पर हम एक्चुअली जा सकते हैं क्या, नहीं, तो वो कौन सा स्पेस होगा, वर्चुअल स्पेस। अब मान लो अगर कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव इस टाइप का, तो उसका ये रियल स्पेस है, और पीछे वाला कौन सा स्पेस है, वर्चुअल स्पेस है। कौन सा स्पेस है, वर्चुअल स्पेस है। तो इधर जो भी इमेज बनेगी वो कैसे होगी, वर्चुअल होगी। ओके, अब उसके बाद अगर कॉन्वेक्स है कुछ इस तरीके से, तो इस पे ये कौन सा स्पेस है, अपना रियल स्पेस है,
ओके, रियल वाला स्पेस है, और ये कौन सा है, वर्चुअल स्पेस है। कौन सा स्पेस है, वर्चुअल स्पेस। तो समझना चाहिए रियल कौन सा होता है, वर्चुअल कौन सा होता है। ठीक है, तो जहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ होता है और वहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे वापस आते हैं, उसको बोलते हैं रियल स्पेस। नॉर्मली ये लेफ्ट साइड वाला होता है, 90% या 99% लेफ्ट साइड वाला होता है। ओके, और राइट साइड वाला कौन सा होता है, वर्चुअल स्पेस। उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो भी दो तरीके के होते हैं, एक रियल और दूसरा वर्चुअल। अब वर्चुअल ऑब्जेक्ट बहुत कम यूज़ करेंगे हम। तो रियल ऑब्जेक्ट मतलब ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें से एक्चुअली रेज इमिट हो रहे हो और जो रियल स्पेस में होता है। जैसे कि ये मेरा पॉइंट ऑब्जेक्ट है, दिस इज माय रियल ऑब्जेक्ट। ये क्या है, मेरा रियल ऑब्जेक्ट, रियल पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट। बिकॉज ये एक तो ये रियल स्पेस में है, दूसरा इसमें से रेज निकल रहे हैं ना, ये देखो ये से। तो ये कैसा है, मेरा डाइवर्जिंग रेज जिसमें से इमिट होते हैं, उसको बोलते हैं रियल ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं, रियल ऑब्जेक्ट। तो अब मेरा वर्चुअल ऑब्जेक्ट कैसे होगा, देखो मान लो ये मेरा मिरर है, ये मेरा रियल स्पेस है, ये मेरा वर्चुअल स्पेस है। मान लो ये ऐसे रे कहीं से आ रहे हैं, इधर से, कहीं से आ रहे हैं इधर से। ओके, तो अब ये अगर मैं पीछे एक्सटेंड करूँगा तो ये यहाँ पर कहीं पर मिलेंगे कुछ इस तरीके से। तो ये मेरा वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो जाएगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट कब बनता है, जब कॉन्वर्जिंग रेज appear to meet in a virtual space, so that is the virtual object। ये मेरा वर्चुअल पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब उसके बाद और क्या होगा, देखो सपोज मान लो कॉनकेव मिरर है मेरे पास। ठीक है, यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट रखा, तो ये भी मेरा रियल ऑब्जेक्ट है, बिकॉज इट इज इन रियल स्पेस। कौन से स्पेस में है, रियल स्पेस में। तो दिस इज ऑल्सो माई रियल ऑब्जेक्ट। तो आई होप आपको रियल ऑब्जेक्ट और पॉइंट ऑब्जेक्ट का डिफरेंस समझ में आया होगा। ठीक है, तो जिसमें से एक्चुअली रेज इमिट हो रहे हैं उसको बोलेंगे रियल ऑब्जेक्ट, और जिसमें अपीयर टू बी मीट और दे आर कॉन्वर्जिंग, सो उसको बोलेंगे वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अब इमेज, ऐसे इमेज भी दो टाइप की होती है, रियल और वर्चुअल। ठीक है, मान लो मेरे पास कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर है। मैंने क्या किया, यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा, ऑब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट इंसिडेंट होने के बाद, ये मेरा रियल ऑब्जेक्ट है, इंसिडेंट होने के बाद मान लो यहाँ पर जमा हुआ। दूसरा यहाँ पर ये मेरा इंसिडेंट रे, और यहाँ पर ये मेरा एक्चुअली रेज आर मीटिंग। सो दिस इमेज फॉर्म इज कॉल्ड एज रियल इमेज, बिकॉज इट इज फॉर्म इन रियल स्पेस एंड रेज आर एक्चुअली प्रेजेंट देयर ना। ओके, रियल स्पेस में है और प्रेजेंट है, तो ये कौन सी इमेज है, रियल इमेज। कौन सी इमेज है, रियल इमेज। अब मान लो कॉनकेव के जगह मेरा कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर। ओके, सपोज ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है। ओके, यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट रखा, एक रे मेरा ऐसे गया, ऐसे गया। अब एक चीज़ समझो, जो नॉर्मल होता है ना स्पेरिकल सरफेस का, वो हमेशा सेंटर से पास होता है। सपोज दिस में सेंटर, तो रिफ्लेक्टेड रे ऐसे जाएगा, इंसिडेंट एंगल, ये रिफ्लेक्शन एंगल, दूसरा रे ऐसा नॉर्मल इंसिडेंस वाला ऐसे ही वापस आएगा। तो ये एक्चुअली मीट नहीं होंगे, तो इसको हम बैकवर्ड एक्सटेंड करेंगे, तो यहाँ पर कहीं ये मिल जाएंगे। तो ये जो मेरी इमेज बनेगी वो कौन सी होगी, वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज। ठीक है, अब इसके बाद फटाफट हमें 3 बेसिक स्टैंडर्ड जो नॉलेज ओरिएंटेड है और आपका थोड़ा सा कंसेप्ट बिल्ड करेंगे, ऐसे न्यूमेरिकल करना है। उसमें पहला न्यूमेरिकल है कि आपको क्या करना है, इमेज के अंदर आपकी पूरी हाइट देखनी है, मतलब फुल इमेज देखनी है। तो मिरर का साइज कितना लगेगा, मतलब सिर्फ आपका फेस नहीं देखना, हेड से लेके फुट तक पूरी आपकी इमेज अंदर बननी चाहिए। तो मिनिमम साइज मिरर का कितना लगेगा, हाइट जितना नहीं, हाफ लगता है। आप 9th स्टैंडर्ड में पढ़े होंगे। ठीक है, कैसे, उसको हम प्रूफ करेंगे ज्योमेट्री से। ठीक है, मान लो ये मेरा ऑब्जेक्ट है। ठीक है ना, दिस इज माय ऑब्जेक्ट, मतलब पर्सन है। अब यहां पर मैंने रखा है मिरर। ठीक है, मिरर। ठीक है, तो किसी भी मिरर में अगर आप देखोगे तो जितना ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे है, d, तो इमेज कितने डिस्टेंस पे बनेगी, d, और कितने साइज की बनेगी, उतने ही साइज की बनेगी। जितने साइज का आपका ऑब्जेक्ट होता है उतने ही साइज की क्या बनेगी, मेरी इमेज बनेगी। ठीक है, अब कैसे बनेगी इमेज, देखना बेटा। अब यहाँ पर मेरे आईज होंगे। ठीक है, अब मान लेता हूँ मैं कि यहाँ पर मेरे आईज हैं। ओके, बड़ा थोड़ा सा हेड में बड़ा ड्रॉ कर लेता हूँ।
या फिर चलो इसको एरो बता देता हूँ और अच्छे से समझेगा, ठीक है। इसको बोलूँगा मैं ए, ये होगा मेरा बी, ये होगा मेरा सी, इसको हम आइज़ मान लेते हैं। तो ये मेरी इमेज बन गई यहाँ पर, ठीक है। ए की इमेज ए डैश, बी की इमेज बी डैश और सी की इमेज सी डैश। तो ये मेरा मिरर है। अब देखना बेटा मिरर कितना लगेगा मुझे। तो क्या होगा, सबसे पहले तो मुझे क्या, मेरी यहाँ पर आइज़ है, आइज़ को क्या होना चाहिए, फीट दिखना चाहिए। तो आइज़ को फीट दिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये रेज आ रहा है ऐसा, ठीक है। तो क्या एक्चुअली यहाँ से आ रहा है ये रे? बिल्कुल नहीं, ये फीट से निकलने वाला रे यहाँ पे इंसिडेंट हो रहा है एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन यहाँ पर इंटर हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से इंटर हुआ, यहाँ से आइज़ में गया, लेकिन हमें क्या लग रहा है कि बैकवर्ड यहाँ से आ रहा है। ऐसे ही हेड का रे, ओके, हेड का रे इंसिडेंट हो रहा है कुछ ऐसे। हेड का रे हमारे आँख के अंदर जाना चाहिए, तभी तो आपको हेड दिखाई देगा मिरर के अंदर। लेकिन क्या हेड से एक्चुअली रेज आ रहा है? नहीं। कहाँ से आ रहा है फिर? ये देखो, ये ऑब्जेक्ट का जो हेड है यहाँ से यहाँ पर इंसिडेंट हो रहा है एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन वो हमारे आँख के अंदर जा रहा है। तो बेटा हमें इतने मिरर की ज़रूरत नहीं है, ये मिरर नहीं होगा, इसका कुछ भी काम नहीं है। तो हमें मिरर कितना चाहिए? बस इतना ही चाहिए। तो हमें ये हाइट, ऑब्जेक्ट की हाइट, अब जितनी ऑब्जेक्ट की हाइट होगी उतनी ही इमेज की हाइट होगी प्लेन मिरर में, ओके। प्लेन मिरर में जितनी ऑब्जेक्ट की हाइट होगी उतनी ही इमेज की हाइट होगी, सेम हाइट का होगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, समझना, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ओके। तो इसको बोल देता हूँ मैं x, इसको बोल देता हूँ मैं y, ओके। अब इसको बोल देता हूँ मैं p और इसको बोल देता हूँ मैं q, ठीक है। अब ये वाला ट्रायंगल उठाऊंगा मैं b, b डैश a डैश, अब इसको बोलेंगे p q r, ठीक है। तो ये वाला ट्रायंगल उठाता हूँ मैं, देखो समझना, ये बड़ा वाला ट्रायंगल, ये ऐसा, समझना बेटा, ये ऐसे वाला ट्रायंगल। अब ये क्या है मेरा, ये है मेरा p q, ये है मेरा b और ये है मेरा a डैश और ये है मेरा b डैश। तो मैं क्या लिख रहा हूँ देखो, ट्रायंगल BPQ, BPQ इज सिमिलर टू ट्रायंगल BA डैश B डैश, BA डैश B डैश, समझना बेटा। अब ये मेरा x है और ये मेरा p है, दिस इज माई d, समझ रहे हो ना, ये d है मेरा, इतना डिस्टेंस कितना है d, और ये जो टोटल है, ये टोटल है, ये टोटल डिस्टेंस d प्लस d कितना है 2d, कितना है 2d, ठीक है। तो ये दो ट्रायंगल सिमिलर है। कैसे सिमिलर है बेटा, देखो हम, ये वाला सेम कॉमन एंगल है, ठीक है ना, ये वाला 90 है और ये वाला भी 90 है। तो किसी दो ट्रायंगल के दो एंगल सेम होंगे तो तीसरा ऑटोमेटिक सेम हो जाएगा। तो ये दो भी एंगल सेम है, तो तीनों एंगल सेम होंगे तो सिमिलर ट्रायंगल होगा। अब सिमिलर ट्रायंगल के साइड हम प्रोपोर्शन में लिख सकते हैं। तो कौन सी साइड प्रोपोर्शन में लिखेंगे, देखो ये BPQ, कौन सा BPQ, इसकी ये वाली साइड ले लेंगे, बेस वाली, मतलब यक्स डिवाइडेड बाय p, छोटे वाले ट्रायंगल की साइड, बड़े वाले ट्रायंगल की साइड, x डिवाइडेड बाय p इज इक्वल टू, छोटे वाले ट्रायंगल की ये साइड लेंगे, मतलब स्मॉल d, कितनी स्मॉल d। अब बड़े वाले ट्रायंगल की भी यही साइड लो, कितनी है 2d, कितनी है 2d। तो ये d और ये d कैंसल, ये p इधर चला जाएगा, x इधर चला जाएगा, तो p इज इक्वल टू 2x, इतना समझ में आया, p इज इक्वल टू 2x, p इज इक्वल टू 2x, ठीक है। तो p इज इक्वल टू क्या आ गया 2x। अब ऐसे ही मैं क्या करता हूँ, ये नीचे वाला बड़ा ट्रायंगल उठाता हूँ, देखो हाँ, ये नीचे वाला बड़ा सा ट्रायंगल, ठीक है। अब देखो क्या है, ये मेरा ये q है, ये r है, दिस इज माई q एंड दिस इज माई r, दिस इज माई पॉइंट b एंड दिस इज माई पॉइंट b डैश, दिस इज माई पॉइंट c डैश, ठीक है। तो ये मेरा पॉइंट है y, दिस इज माई q, ओके, दिस डिस्टेंस इज स्मॉल d, ओके, एंड दिस मच डिस्टेंस इज 2d, कितना है ये 2d है। अब जैसे ये दो छोटा वाला और बड़ा वाला ट्रायंगल सिमिलर थे, वैसे ही ये दो ट्रायंगल भी सिमिलर है बेटा। तो ट्रायंगल BQR इज सिमिलर विथ ट्रायंगल BB डैश C डैश, BB डैश C डैश। क्यों सिमिलर? बिकॉज ये कॉमन एंगल है दोनों का, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। तो किसी दो ट्रायंगल के दो एंगल सेम होंगे तो तीसरा ऑटोमेटिक सेम हो जाएगा, ठीक है, ओके।
तो अब इनके साइड हम प्रोपोर्शन में लिख सकते हैं। तो ये वाली साइड छोटे ट्रायंगल की y अगर मैंने ली तो बड़े वाले की q लेना पड़ेगा, इज इक्वल टू छोटे वाले की अगर स्मॉल d ली तो बड़े वाले की 2 स्मॉल d लेना पड़ेगा। तो ये डी डी कैंसल, q को इधर लो, 2 को इधर लो, q इज इक्वल टू 2y, q इज इक्वल टू क्या हो गया 2 है, ठीक है ना। तो अब मेरा जो मिरर का लेंथ है, लेंथ ऑफ मिरर इज इक्वल टू x प्लस वाई, ये x और ये y, x प्लस वाई, लेंथ ऑफ मिरर इज इक्वल टू x प्लस वाई। अब मैं क्या h को p प्लस q लिख सकता हूँ, h इज इक्वल टू p प्लस q, ये जो h है p प्लस q, तो p कितना आया मेरा 2x, h इज इक्वल टू p की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं 2x प्लस q की जगह क्या लिख सकता हूँ 2y, तो दोनों में से 2 कॉमन, तो x प्लस y, तो 2 इधर ले लो, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू h बाय 2। तो अगर आपको h हाइट का ऑब्जेक्ट पूरी तरह से मिरर में देखना है तो मिरर की लेंथ कितनी चाहिए, हाइट के आधा, कम से कम कितनी चाहिए हाइट के आधा, तभी आपको पूरा ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। मतलब अगर आपकी हाइट 5 फीट है तो आपको मिरर कितना चाहिए 2.5 फीट का चाहिए, 2.5 फीट के मिरर में आप आपकी पूरी इमेज देख सकते हो, ठीक है, समझ में आया। चलो, तो 10 फुट की हाइट है तो 5 फुट का मिरर चाहिए, 20 फुट की हाइट है तो 10 फुट का मिरर चाहिए पूरी तरीके से आपको ऑब्जेक्ट देखने के लिए, ठीक है। अब ऐसे ही एक स्पेशल केस सॉल्व करते हैं। मान लो सिचुएशन क्या है कि यहाँ पर मिरर रखा हुआ है, समझना बेटा, यहाँ पर मिरर रखा हुआ है, चलो मिरर को थोड़ा बड़ा ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पर मिरर रखा हुआ है, ठीक है। अब पर्सन यहाँ पर रुका हुआ है, ठीक है, यहाँ पर रुका हुआ है, ओके, ठीक है। तो सिचुएशन क्या है कि यहाँ पर एक वॉल है, ओके, वॉल की हाइट कितनी है h, वॉल की हाइट कितनी है h। अब इस पर्सन को ये पूरी हाइट देखनी है इमेज मिरर के अंदर, ठीक है। तो इसकी जो इमेज बनेगी किसकी, वॉल की, दिस इज वॉल, वॉल ऑफ हाइट h, वॉल की हाइट कितनी है h। तो h हाइट वाली वॉल अगर इसको पूरी तरीके से मिरर में देखनी है तो कितने हाइट का मिरर लगेगा, ठीक है, देखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी की तरह सिचुएशन है। तो h इसको मैं नाम दे देता हूँ a और ये क्या है मेरा b। तो a की इमेज बनेगी a डैश, b की इमेज बनेगी b डैश। तो ये अगर मेरा डिस्टेंस है स्मॉल d, प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज, तो ये भी मेरा डिस्टेंस हो जाएगा स्मॉल d, कितना स्मॉल d, ठीक है। तो अब आइज़ के अंदर ये दिखना चाहिए, इसको देखते हैं, ये अगर दिखना चाहिए तो ये रे ऐसे ट्रैवल होगा, ऐसे जाना चाहिए, ऐसे यहाँ से, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ से जो निकलने वाला रे है, यहाँ से जो आने वाला रे है, ये आइज़ के अंदर जाना चाहिए, तभी तो आपको ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। तो क्या एक्चुअली यहाँ से रे आ रहा है, बिल्कुल नहीं, यहाँ से यहाँ पर इंसिडेंट होगा और आफ्टर रिफ्लेक्शन हमारे आइज़ के अंदर जाएगा और हमें पूरी तरीके से ये दिखाई देगा, ठीक है। ऐसे ही आपको फीट देखना है तो फीट के अंदर से निकलने वाले रेज आपके आँख के अंदर जाना चाहिए, यहाँ से आने वाले, तो एक्चुअली यहाँ से रेज आ सकते हैं क्या, नहीं, तो होगा क्या, यहाँ से रेज यहाँ गिरेंगे और यहाँ गिरने के बाद यहाँ जाएंगे। अब ये जो पर्सन है ये मिड पॉइंट पे खड़ा है, मिड पॉइंट पे मतलब ये डिस्टेंस कितना है हमारा, दिस डिस्टेंस इज d/2 एंड दिस डिस्टेंस इज ऑल्सो d/2, कितना है ये भी d/2, ठीक है। तो जितनी हाइट की वॉल की हाइट होगी उतने ही वॉल के इमेज की हाइट होगी h। अब करना क्या है आपको, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ये मेरा सपोज पर्सन, इसको नाम क्या दे दूंगा मैं, इसको नाम दे दूंगा सपोज ये b है, इसको बोलूँगा मैं PQR, ठीक है। ये ये b तो हो गया ना हमारा, सॉरी बेटा, इसको मैं नाम दे देता हूँ सपोज RB हो गया, क्या हो गया, RB हो गया। इसको मैं नाम देता हूँ S और इसको नाम दे देता हूँ मैं T, ठीक है। तो इतने मिरर का कुछ काम है ही नहीं, ये मिरर कुछ काम में आ रहा है क्या, नहीं, इतना मिरर की ज़रूरत नहीं है, ये भी मिरर की मुझे ज़रूरत नहीं है, दिस इज़ माई पॉइंट R। तो इसको बोल देता हूँ मैं x, इसको बोल देता हूँ मैं y। इतना जो मिरर है मेरा वो कितना है x, और ये जो मिरर है मेरा वो कितना है y, और ये मेरा इतना जो है वो उसको बोलता हूँ मैं p, और इतना जो है मेरा इसको बोल देता हूँ मैं q, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, ये बड़ा वाला ट्रायंगल उठाऊँगा, देखो हाँ, ये वाला ट्रायंगल,
ठीक है, ठीक है। तो ये क्या है मेरा P, ये क्या है मेरा Q, दिस इज माई पॉइंट यस, एंड दिस इज A डैश एंड दिस इज B डैश। ये मेरा पॉइंट, ये है मेरा P, दिस इज माई यक्स। अब ये जो डिस्टेंस है मेरा, ये डिस्टेंस कितना है D/2, कितना है D/2। और ये जो इतना डिस्टेंस है, समझना बेटा, ये मेरा टोटल D है, ये D/2 है, ये D है, तो ये कितना होगा 3D/2, 1 प्लस आधा कितना 1.5, मतलब 3D/2। ठीक है, तो अभी हमने देखा था ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर, बिकॉज ये कॉमन एंगल है, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो ऑफकोर्स ये एंगल भी सेम हो जाएगा, तीनों एंगल सेम, तो ये सिमिलर ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल SPQ इज सिमिलर टू ट्रायंगल A डैश B डैश। ये छोटा वाला और बड़ा वाला ट्रायंगल कैसे सिमिलर है, तो इनके साइड प्रोपोर्शन में लिखने आते हैं। तो छोटे वाले ट्रायंगल की साइड लेंगे यक्स, तो यक्स के प्रोपोर्शन में साइड लिखना पड़ेगा P, और ये छोटी वाली साइड लेंगे D/2 छोटे ट्रायंगल की, तो बड़े वाले ट्रायंगल की 3D/2। 3D/2 समझ में आया ना, ये D है, ये D/2 है इतना, तो ये कितना 3D/2। वॉल की मिरर से जितने डिस्टेंस पर वॉल है उतने ही डिस्टेंस पर उसकी इमेज बनेगी। ओके, तो ये D/2 कैंसिल, 3 को इधर शिफ्ट कर लो, तो P इज इक्वल टू कितना आएगा 3x, कितना आएगा 3x। अब क्या करता हूँ मैं, ये छोटे वाला ट्रायंगल, नीचे वाला ट्रायंगल उठाता हूँ, ये देखो, ये ऐसे, ठीक है, ये मेरी साइड है, एंड दिस इज माई QR, ये क्या है QR, ये मेरा यस है, दिस इज माई पॉइंट यस, एंड दिस इज, ये क्या है मेरा T है ना, दिस इज माई T एंड दिस इज माई B डैश। तो ये कॉमन एंगल हो गया, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो ऑब्वियसली ये भी एंगल कैसे हो जाएगा, सेम हो जाएगा। दिस इज माई Y एंड दिस इज माई Q। ठीक है, तो तीनों एंगल सेम होने की वजह से ट्रायंगल SQR इज सिमिलर टू ट्रायंगल STB डैश। ये दोनों ट्रायंगल कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। तो सिमिलर ट्रायंगल के साइड प्रोपोर्शन में लिख सकते हैं हम, ये साइड Y डिवाइडेड बाय ये साइड Q इज इक्वल टू ये डिस्टेंस कितना है D/2, और ये डिस्टेंस कितना है 3D/2। देखो ना, सेम 3D/2, और ये डिस्टेंस कितना है D/2। ये छोटा वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना है D/2, और ये डिस्टेंस कितना है 3D/2। तो छोटे वाले ट्रायंगल का डिस्टेंस कितना है D/2, ये डिस्टेंस D/2, तो उसके प्रोपोर्शन में ये साइड लेनी पड़ेगी 3D/2। तो D/2 कैंसिल, Q इधर ले लो, Y इधर ले लो, तो Q इज इक्वल टू 3Y। तो लास्ट टाइम 2x 2y आया था, तो यहाँ पर 3x और 3y आ रहा है। ठीक है, तो अब जो मुझे इमेज चाहिए, सॉरी लेंथ चाहिए, लेंथ ऑफ मिरर रिक्वायर्ड, लेंथ ऑफ मिरर रिक्वायर्ड इज इक्वल टू x प्लस y। तो क्या मैं इसको h इज इक्वल टू p प्लस q लिख सकता हूँ, टोटल h p प्लस q। तो p के जगह कितना रखोगे, किधर गया p के जगह रखोगे 3x, और q के जगह कितना रखेंगे 3y। तो 3 कॉमन निकाल लो, 3 कॉमन, x प्लस y इज इक्वल टू h, सो x प्लस y इज इक्वल टू h/3। ठीक है, सो दिस इज द रिक्वायर्ड हाइट। ठीक है ना, तो इस सिचुएशन में मिरर की हाइट कितनी लगेगी h/3, मतलब 90 मीटर लॉन्ग वॉल अगर आपको देखनी है, और आप अगर मिड पॉइंट पे हो मिरर और वॉल के, तो आपको कितनी हाइट लगेगी 30 फीट, कितनी 30 फीट। ठीक है, अब इसमें एक लास्ट न्यूमेरिकल करेंगे, फिर इस लेक्चर को खत्म करेंगे, वैसे ही लेक्चर बहुत लेंदी हो गया है। एक जनरल सिचुएशन सॉल्व करेंगे हम, क्या करेंगे, जनरल सिचुएशन सॉल्व करेंगे। कैसी जनरल सिचुएशन, मान लो अब क्या करेंगे हम, जो हमारा पर्सन रुका हुआ है वो मिड पॉइंट पे नहीं लेंगे। क्या करेंगे, ये हाइट है, ओके, दिस इज द हाइट ऑफ वॉल, यहाँ पर मिरर रखा हुआ है, ओके, मिरर रखा हुआ है, ये ऐसा मिरर है अपना। ठीक है, अब ठीक है, ये मार्क करने दो मुझे ऐसे। तो पर्सन जनरली कहीं पर भी है, नॉर्मल सिचुएशन में कहीं पर भी रुका हुआ है, सपोज मिड पॉइंट पे नहीं है, तो क्या सिचुएशन है, ये जो डिस्टेंस है अपना, ये अलग अलग डिस्टेंस है। ओके, तो दिस डिस्टेंस इज गिवन एज A एंड दिस डिस्टेंस इज गिवन एज B। सो दिस इज द हाइट ऑफ वॉल, दिस इज माई वॉल, ये वॉल है अपनी h हाइट की। तो जितने डिस्टेंस पे वॉल होगी मिरर से, इसको बोल देता हूँ मैं A B, तो उतने ही हाइट की उतने ही डिस्टेंस पर वॉल की इमेज मिल जाएगी अपने को A डैश B डैश। ठीक है, अब होगा क्या, अगर ये पर्सन को ये पॉइंट देखना है, तो यहाँ से निकलने वाले रेज
इस पर्सन के आंख में जाने चाहिए। तो क्या रेज यहाँ से आ रहे हैं? बिल्कुल नहीं, यहाँ से आ रहे हैं, यहाँ से इंसिडेंट होके आफ्टर रिफ्लेक्शन दे आर इंटरिंग द आइज, और इस पर्सन को क्या लग रहा है कि भाई ये यहाँ से आ रहा है, तो उसकी इमेज दिखाई दे रही है। ऐसे ही फीट के रेज, ओके, मतलब इसका जो बॉटम है वॉल का, बॉटम के रेज आँख के अंदर जाने चाहिए, ये बॉटम है, अंदर जानी चाहिए, लेकिन ये एक्चुअली क्या यहाँ से आ रहे हैं? बिल्कुल नहीं, ये यहाँ से यहाँ इंसिडेंट हो रहे हैं, एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन दे आर इंटरिंग द आइज एंड द पर्सन कैन एबल टू सी द बॉटम ऑफ द वॉल। तो ये डिस्टेंस कितना है? a प्लस बी, तो ये भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा? दिस डिस्टेंस इज ऑल्सो a प्लस बी। ठीक है, तो आपको करना क्या है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। मेथड सेम है बेटा, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। इसको हम यस बोल देंगे, इसको हम टी बोल देंगे, इसको बोलेंगे हम पी, इसको बोलेंगे क्यू, इसको बोलेंगे आर। तो इतने मिरर की हमें ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो ये मेरा यक्स हो जाएगा, ये मेरा वाई हो जाएगा, ये मेरा पी हो जाएगा, ये मेरा क्यू हो जाएगा, और ये हाइट कितनी हो जाएगी मेरी? एच। जितनी ऑब्जेक्ट की हाइट है उतनी ही इमेज की हाइट होगी। तो प्रोसीजर मैं रिपीट करूँगा। ये ऊपर वाला ट्रायंगल उठाऊँगा मैं, ये ऐसे वाला देख लो। ओके, तो दिस इज़ माई पॉइंट यस, this is P and this is Q, this is A डैश and this is B डैश। तो ये डिस्टेंस मेरा x है, ये डिस्टेंस मेरा P है। उसके बाद ये जो डिस्टेंस है मेरा, ये डिस्टेंस है मेरा B। समझ रहे हो बेटा? ये जो यस और मिरर के बीच का अंतर है वो कितना है? B। और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? दोनों का एडिशन B प्लस A प्लस B, मतलब A प्लस 2B। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा मेरा? दिस डिस्टेंस इज A प्लस 2B, A प्लस 2B। तो ये कॉमन एंगल, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो तीसरा वाला एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। सो क्या लिख सकते हैं हम? ट्रायंगल यस पी क्यू इज सिमिलर विथ ट्रायंगल यस ए डैश बी डैश, यस ए डैश बी डैश। दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो इनके साइड प्रोपोर्शन में लिख सकते हैं। छोटे वाले ट्रायंगल की साइड अगर यक्स ले ली तो बड़े वाले की पी लेना पड़ेगा, छोटे वाले की अगर बी ले ली तो बड़े वाले की ए प्लस 2b लेना पड़ेगा। ठीक है, तो होगा क्या? P को इधर ले लो, इसको इधर शिफ्ट करो, तो P आपका बन जाएगा A प्लस 2B डिवाइडेड बाय B इंटू यक्स, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ऐसे ही क्या करेंगे हम? बड़े वाला एंगल ले लेंगे, बड़े वाला ये नीचे वाला ट्रायंगल ले लेंगे, ये ऐसा। ठीक है, तो ये यस हो जाएगा अपना, दिस इज यस, दिस इज़ माई क्यू, दिस इज़ माई टी, दिस इज़ माई बी डैश। ओके, ये बी डैश नहीं बेटा, सॉरी, ये मेरा टी है, आई एम सॉरी बेटा, ये ए डैश और ये टी, ए डैश और ये टी। ठीक है, तो टी ए डैश। ओके, तो यस पी क्यू इज सिमिलर विथ यस ए डैश टी लिखना पड़ेगा यहाँ पे, सॉरी बेटा, टी। ठीक है, तो क्यू और ये क्या हो जाएगा मेरा? आर। तो ये कॉमन एंगल है, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो ऑटोमेटिक ये एंगल सिमिलर हो जाएगा। सो तीनों एंगल सेम है, तो ट्रायंगल यस क्यू आर इज सिमिलर विथ ट्रायंगल यस टी बी डैश। ओके, तो ये वाली साइड मेरी y है, ये वाली साइड मेरी q है, ये वाली साइड मेरी b है, दिस इज माई b, और ये टोटल कितना है? b प्लस a प्लस b, मतलब ये बड़े वाली साइड मेरी है a प्लस 2b, छोटे वाली कितनी है? b, छोटे वाली कितनी है? b। तो अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो इनके साइड प्रोपोर्शन में लिख सकता हूँ मैं, ये y डिवाइडेड बाय q, y डिवाइडेड बाय q इज इक्वल टू ये छोटे वाली साइड b डिवाइडेड बाय a प्लस 2b। तो दिस इम्प्लाइज दैट माई q इज हाउ मच? q को ऊपर ले लो, y इंटू a प्लस 2b डिवाइडेड बाय b। सो दिस विल बी माई q। ठीक है, तो रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ मिरर इज इक्वल टू यक्स प्लस वाई, यक्स प्लस वाई लेंथ का मिरर हमें ज़रूरी होगा। तो आप क्या लिख सकते हो? एच इज इक्वल टू पी प्लस क्यू, एच इज इक्वल टू पी प्लस क्यू। तो एच इज इक्वल टू पी की वैल्यू कितनी है? किधर है पी? तो यहाँ पे लिख देंगे, चलो यहाँ पे आपको मे बी प्रॉब्लम ऑफ विजिबिलिटी। एच इज इक्वल टू पी प्लस क्यू, तो पी कितना है? यक्स इंटू ए प्लस 2b डिवाइडेड बाय b प्लस y इंटू ए प्लस 2b डिवाइडेड बाय b। ठीक है, तो इन दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा? h इज इक्वल टू a प्लस 2b डिवाइडेड बाय b, इन ब्रैकेट क्या बचेगा? x प्लस वाई, x प्लस वाई। तो b को इधर शिफ्ट करो, a प्लस 2b को इधर शिफ्ट करो, तो x प्लस वाई विल बी bh डिवाइडेड बाय a प्लस 2b। तो रिक्वायर्ड लेंथ कितनी होगी?
बी एच डिवाइडेड बाय ए प्लस 2b। ठीक है, परफेक्ट। ओके, तो इसी सिचुएशन को क्या करेंगे हम, वेरीफाई करेंगे मिड पॉइंट वाले प्रॉब्लम से, मिड पॉइंट वाले प्रॉब्लम से। ओके, तो मिड पॉइंट पे जब आपने रखा था, मिड पॉइंट पे जब आपने रखा था किसको, पर्सन को, तो मान लो ये मेरा 10 है, ये मेरा 10 है, तो ये कितना हो जाएगा 5, ये भी कितना हो जाएगा 5। ठीक है, ठीक है, ठीक है। या फिर हम इसको जनरल सिचुएशन से अगर सॉल्व करें तो दिस इज माई डी, दिस इज माई डी, बी इज डी बाई 2 एंड ए इज ऑल्सो डी बाई 2। तो आना क्या चाहिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू एच बाय 3। इससे पहले वाला है प्रॉब्लम, तो जनरल फॉर्मूला होगा ना, देखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू एच का एच इन टू बी, बी की जगह क्या रखेंगे डी बाय 2 होल डिवाइडेड बाय ए कितना है, ए कितना है डी बाई 2 प्लस 2 इंटू बी कितना है डी बाय 2। ठीक है, तो 2d बाई 2 और d बाई 2 3d बाई 2, तो h इंटू डी बाई 2 डिवाइडेड बाय 3d बाई 2, डी बाई 2 कैंसिल, सो h बाय 3। तो डेफिनेटली जो हमने अभी ये फॉर्मूला बनाया वो परफेक्टली करेक्ट है। ठीक है, तो जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और अच्छी बातें करेंगे उसमें। तब तक कीप स्टडिंग, बेस्ट ऑफ लक।